हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी कॉमर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है सी दीपक पटेल और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर के ऊपर मत जाइए, चैप्टर नंबर के ऊपर मत जाइए, आते हैं चैप्टर के नाम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल देख लिया, अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स देख लिया, दोनों देख लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है रिवीजन की, ये पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों इस चैप्टर में, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो मेन मोटो है वो इसके नाम में है। जैसे कि हर बार मैं करता हूँ, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में चैप्टर के नाम से करता हूँ, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी मैं चैप्टर के नाम से ही करूँगा। तो जो चैप्टर नंबर 8 है उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हमने पढ़ा था क्लास 11th में, पर वो कंपनी का नहीं था। वो किसका था? वो था इंडिविजुअल का, यानी कि प्रोपराइटर का, जिसमें एक बिजनेस में एक ही बंदा हुआ करता था। वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोपराइटरशिप। उसके बाद जो हमने क्लास 12th के स्टार्टिंग में पढ़ा वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि वही बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। आइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कब बनाते हैं? साल के आखिरी में बनाते हैं, प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर चालू होता है अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। ये सारी बातें तो हमको पता है। तो हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की अकाउंटिंग करेंगे। अब एज पर सेक्शन 240 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? पहला आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो हमको बनाना आता ही है, हमने बनाया है क्लास 11th में बैलेंस शीट, 12th में भी पार्टनरशिप में बनाया है। आता है? जी हाँ, आता है। पर यहाँ पर बैलेंस शीट बहुत अलग है। कैसे अलग है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भैया ये भी तो हमने बनाया हुआ है क्लास 11th में और अभी भी क्लास 12th में भी पार्टनरशिप में बनाया हुआ है, पर यहाँ पर ये भी अलग है, बताता हूँ आपको। फिर आता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स यानी कि जो भी आपको नोटिंग्स करनी है वो आप नोट्स टू अकाउंट्स में डाल सकते हो। इसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके लिए अलग से चैप्टर बना है। जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम वहाँ पर सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। इस चैप्टर का मेन मुद्दा है बैलेंस शीट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ये दोनों मेन मुद्दा है। अब बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी आता है और इक्विटीज़ आता है। इक्विटी यानी कि कैपिटल होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो जो भी बैलेंस शीट बनती है कंपनी की वो कहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है? वो प्रिस्क्राइब की गई है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट बना हुआ है। हमको उसके हिसाब से बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, बना लेंगे। तो हमको पहले ये सीखना होगा कि बैलेंस शीट के अंदर कौन सी चीज़ें आती है। अभी तक तो हम क्या करते थे, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, गुडविल, कैश, डेटर, ये सब डाल देते थे एसेट साइड में, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन्स, ये सब डाल देते थे। पर अब हमको इन सबको बाइफरकेट करना पड़ेगा। कैसे बाइफरकेट करेंगे वो मैं आज आपको अभी बताऊंगा, और कैसे बैलेंस शीट बनानी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी। देखो दोस्तों, ये जो बैलेंस शीट रहती है ना, ये बैलेंस शीट हमारी पहले पूरा लायबिलिटी बनेगा, उसके बाद पूरा एसेट बनेगा, दोनों साथ में नहीं बनेगा। जैसे हम 11th में क्या करते थे, 11th में हम बैलेंस शीट ऐसे बनाते थे, एक साइड लायबिलिटीज एक साइड एसेट। ये अभी नहीं बनेगा, ये अभी नहीं बनेगा। अभी क्या बनेगा? अभी आपका पहले पूरा लायबिलिटी आ जाएगा, उसके बाद पूरा एसेट आ जाएगा, ऐसे बनेगा, समझे? अब ऐसे बनेगा, पहले जैसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहली जो इसकी हेडिंग आएगी वो आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी में कितना कैपिटल लगा है ओनर का, वो, ठीक है।
उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आएगा शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब जितना भी प्रॉफिट हमने बचा के रखा है या फिर हमारा जितना भी प्रॉफिट हुआ वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डालेंगे। फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, जो शेयर वारंट इशू करते हैं। क्या होता है शेयर वारंट, वो अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी शेयर वारंट के अगेंस्ट में मनी मिलते हैं वो शेयर होल्डर्स फंड में आते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस जो है उसके अंदर क्या क्या आता है। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने आपको बताया जो भी प्रॉफिट है, जो भी सरप्लस हमने सेव करके रखा है वो। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट और अदर रिजर्व। अब देखो, आपको ये नाम को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद करना है कि ये सब के आखिरी में रिजर्व वर्ड लिखा हुआ है। तो जहाँ पर भी रिजर्व वर्ड लिखा हुआ है वो आ जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट और अदर रिजर्व। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, मतलब कुछ नहीं होता, सब चीज़ों के लिए हम रिजर्व बनाते हैं, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग रिजर्व बनाते हैं। तो जो भी रिजर्व का बैलेंस रहता है उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस के फंड के अंदर रखते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको समझना है कि ये सब रिजर्व क्या होता है तो उसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि एक ये रिवीजन वीडियो है, ऊपर से आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आपको ये चीज़ों को ऐसे याद रखना है कि जितने भी रिजर्व्स है वो सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, फिर अगर प्रॉफिट लॉस का कोई सरप्लस है तो वो भी आएगा क्योंकि वो प्रॉफिट होता है हमारे पास। ठीक है, और अगर प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस है तो लॉस को भी हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही दिखाएंगे। लॉस को भी हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही दिखाएंगे पर नेगेटिव फिगर दिखाएंगे। कौन सा फिगर दिखाएंगे? नेगेटिव फिगर दिखाएंगे, यानी कि दिखेगा तो वो रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर पर माइनस में दिखेगा। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस रहा तो डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस रहा तो। ठीक, इसके बाद हम आते हैं लायबिलिटीज़ में। अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लायबिलिटीज़ बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी उसको बोलते हैं जो करंट लायबिलिटी नहीं होती। अरे भाई साहब, क्या बढ़िया डेफिनेशन है। नॉन करंट लायबिलिटी उसको बोलते हैं जो करंट लायबिलिटी नहीं होती। तो ये बता दो ना करंट लायबिलिटी क्या होती है। बताते हैं, आगे आएगा करंट लायबिलिटी क्या होती है, तब हम उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमको पता कैसे चलेगा कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी है? हम देखेंगे कि क्या ये लायबिलिटी करंट है कि नहीं। अगर वो करंट नहीं है इसका मतलब कि वो नॉन करंट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो लंबे समय के लिए हमने लोन लिया वो, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारी चीज़ें नॉन करेंट में आती है। जो भी लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा ना, जहाँ पर भी लॉन्ग टर्म लिखा होगा वो तो नॉन करेंट में आता ही आता है, पहली बात। दूसरी बात, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ भी आता है। ठीक है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ भी जो है वो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है। अब एक एक करके फोल्ड करते हैं। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब ऐसा लोन जो हमने लंबे समय के लिए लिया है। अब जो लंबे समय के लिए लोन हम कहाँ से ले सकते हैं? या तो हम बॉन्ड और डिवेंचर इशू कर सकते हैं, या तो हम टर्म लोन ले सकते हैं बैंक से या पार्टी से। ठीक है, बैंक से लोन लेंगे तो लंबे समय के लिए लेंगे, या फिर किसी अदर पार्टी के लिए लेंगे तो लंबे समय के लिए लेंगे। बॉन्ड या डिवेंचर इशू करके लोन ले सकते हैं। डिफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज़ या फिर डिपॉजिट ले सकते हैं, या फिर रिलेटेड पार्टी से लोन से एडवांस ले सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन, यानी कि हमने ईएमआई में कोई बिल्डिंग खरीदी, ईएमआई में कोई मशीन खरीदी, ईएमआई में कोई कार खरीदी, तो वो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म। अगर हमने लॉन्ग टर्म की ईएमआई है, 5 साल की ईएमआई है, तो हमारा फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन आ जाएगा। या फिर अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब किसके अंदर आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग किसके अंदर आएगा? नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है, फिर आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि ऐसे ट्रेड पेबल यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स, लिख लेना। ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर्स, ऐसे क्रेडिटर्स जिसको 12 महीने के बाद पैसा देना है या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पैसा देना है। ऐसे ट्रेड क्रेडिटर्स जिसको 12 महीने के बाद पैसा देना है या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पैसा देना है, वो आएंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में।
ठीक है। उसके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ें रही जो लॉन्ग टर्म नेचर की है वो भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजन जो लंबे समय तक चलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हमने कोई प्रोविजन बनाया तो वो प्रोविजन बहुत लंबे समय तक चलेगा, या फिर कोई वारंटी के लिए प्रोविजन बनाया तो वो अदर में आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में बेसिकली एम्प्लॉय के बेनिफिट वाला आएगा या तो अदर आएगा। अदर यानी कि कोई वारंटी गारंटी ये सब के लिए हम जब देते हैं कोई तो उसके लिए प्रोविजंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वारंटी दी या गारंटी दी, हमको पता है हमारा प्रोडक्ट ख़राब तो होगा कोई ना कोई, तो हम उसके लिए प्रोविज़न बना के रखते हैं, तो वो आता है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में। अब थोड़ी देर पहले पढ़ा था नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि ऐसी लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटी नहीं होती। तो अब आता है कि करंट लायबिलिटी क्या होती है। करंट लायबिलिटी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। नीचे दिए हुए 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर ली तो वो करंट लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। पहला, इट इज एक्सपेक्टेड टू सेटल इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करेंगे, अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आता है तो वो करंट लायबिलिटी। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स का है और आप 12 मंथ्स में पे कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। समझ आया। जो भी ऑपरेटिंग साइकिल से पहले पे हो जाएगा वो आ जाएगा करंट लायबिलिटी। दूसरा, पर्पस ऑफ बिंग ट्रेडेड। हमने कोई ऐसी चीज़ रखी है जिसको हम ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि जो ट्रेडिंग में जल्दी यूज़ होने वाली है, तो वो भी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। तीसरा, इट इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। 12 महीने के अंदर इसको पे ऑफ करना है। अगर कोई ऐसा लोन है जिसको 12 महीने के अंदर पे ऑफ करना है, ऐसा कोई ईएमआई है जिसको 12 महीने के अंदर पे ऑफ करना है, ऐसी कोई भी डिपॉजिट है या फिर अनसिक्योर्ड लोन है जिसको 12 महीने के अंदर पे करना है, तो वो आ जाएगा करंट लायबिलिटीज़ में, ठीक है। फिर द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर एट लीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। टर्म्स ऑफ ए लायबिलिटी डेट कुड एट द ऑप्शन ऑफ द काउंटर पार्टी रिजल्ट इन इट सेटलमेंट बाय द इशू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डू नॉट अफेक्ट द क्लासिफिकेशन। अगर कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में पेमेंट कर भी रहा है तो भी उससे क्लासिफिकेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिंपल है। करंट लायबिलिटी का मतलब अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे हो गया तो करंट लायबिलिटी। दूसरा, अगर कोई लोन्स है, ऐसा कुछ डिपॉजिट्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स है, तो वो 12 महीने के अंदर पे हो गया तो वो करंट लायबिलिटी। और अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखें तो वो करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड द रियलाइजेशन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब हम गुड्स खरीदते हैं, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे प्रोडक्शन करते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं, उसको बेचते हैं। ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई गुड्स खरीदा, खरीदने के बाद उससे मैंने रॉ मटेरियल से कुछ भी चीज़ बनाई, मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको गोडाउन में रखा, गोडाउन में रखने के बाद उसको बेचा और बेचने के बाद मेरा पैसा आया। जितने भी दिन में ये पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता है तो हम नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मानते हैं 12 मंथ्स की। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मानते हैं 12 मंथ्स की। तो ये हो गया दोस्तों हमारा करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ के अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसको हम ब्रीफली देखेंगे। पहला, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऐसा लोन जो कि छोटे समय के लिए लिया गया है। लोन रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक का ओवरड्राफ्ट या फिर सीसी लिमिट, ऐसे पार्टी से लोन जो 12 महीने के अंदर पे हो जा रहे हैं, ऐसे डिपॉजिट जो जल्दी पे होने वाले हैं, और अदर लोन्स एंड एडवांसेस। अगर ये 12 महीने के अंदर के हैं सारी चीज़ें तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो जाएगी, और 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएगी। सिंपल। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। कोई हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट था वो अभी मैच्योर होने वाला है इस साल। फॉर एग्जांपल, मैंने 5 साल पहले लॉन्ग टर्म डेब्ट लिया था तो वो 5 साल पहले तो नॉन करंट लायबिलिटी था, 4 साल पहले भी नॉन करंट था, 3 साल पहले भी नॉन करंट था, 2 साल पहले भी नॉन करंट था, पर अब 1 साल बचा है। तो 1 साल बचा है तो 12 महीने से कम बचे हैं तो वो आ जाएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। वैसे ही कोई अगर ईएमआई है जो 5 साल की है पर उसका 1 ही साल बचा हुआ है तो वो भी करंट में आ जाएगी। जो भी बोरोइंग का इंटरेस्ट है जो पे करना है वो भी
इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स और इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है तो वो भी करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। जो भी इनकम एडवांस में मिली है वो करंट लायबिलिटीज़ में आएगी, क्योंकि अभी हमको उसका काम करना बाकी है। अनपेड डिविडेंड, जो डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया बट पे नहीं किया, वो भी आ जाएगा हमारा करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड। हम, आपको याद है हमने एप्लीकेशन मनी ज़्यादा ले लिए तो उसको रिफंड करते थे, तो अगर रिफंड नहीं किए तो वो भी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि उसको 12 महीने के अंदर रिफंड करना है। इनफैक्ट 12 महीने के अंदर नहीं, उसका कुछ टाइम लिमिट रहता है 30 डेज से ऐसा कुछ। अगर आपने उसके अंदर रिफंड नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, तो वो करंट लायबिलिटी है, उसको जल्दी से जल्दी पे करना पड़ता है। ठीक है। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, कोई ऐसे मैच्योर डिपॉजिट है जो अनपेड है या फिर उसका इंटरेस्ट है तो वो भी करंट लायबिलिटी। डिबेंचर है तो वो भी करंट लायबिलिटी। कॉल इन एडवांस करंट लायबिलिटी और अदर पेबल्स करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। फिर हम आएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो भी प्रोविजन शॉर्ट टर्म के लिए बने हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के लिए या फिर अदर जो शॉर्ट टर्म के लिए बने हैं वो इसके अंदर आएंगे। जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आएंगे। अदर के अंदर प्रपोज डिविडेंड आ सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स आ सकता है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस आ सकता है, वारंटी प्रोविजन आ सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती है अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। ठीक है। मैं आपको अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सारे हेडिंग्स पढ़ा रहा हूँ। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, शेयरहोल्डर्स फंड। फिर हमने पढ़ा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद पढ़ा नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। नॉन करेंट के अंदर 4 चीज़ें आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा करंट लायबिलिटी क्या होती है। करंट लायबिलिटी के अंदर हमने ऑपरेटिंग साइकिल सीखा और ऑपरेटिंग साइकिल के बाद हमने सीखा कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो सकता है, अदर करंट लायबिलिटीज़ हो सकता है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में 2 पार्ट में डिवाइड है, नॉन करेंट और करंट। नॉन करेंट एसेट यानी कि ऐसा एसेट जिसको हम सेल करने के लिए नहीं रखते, जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजिबल जिसको छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको नहीं छू सकते। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जो काम अभी बाकी है, जो एसेट अभी बन रहा हो, वो आएगा कैपिटल WIP। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट यानी कि कोई ऐसा पेटेंट, ऐसा कॉपीराइट जो अंडर प्रोसेस है, जो बन रहा है, वो आएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन, अदर नॉन करेंट एसेट। आइए देखते हैं। सबसे पहले टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम टेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट्स, अदर्स। ये हो गया मेरा टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट यानी कि जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे कि गुडविल, ब्रांड, कंप्यूटर, मास्ट हेड्स, माइनिंग, कॉपीराइट, रेसिपीज, लाइसेंस, अदर्स। ये सब के कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो इसको हम बोलेंगे इनटेंजिबल एसेट यानी कि जिसको छू नहीं सकते। कैपिटल WIP, ऐसा कोई भी एसेट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको बोलेंगे कैपिटल WIP। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट यानी कि कोई भी एसेट जो बन रही है, जैसे कि पेटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, वो सारा चीज़ आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, जैसे कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब, ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हम शेयर्स और डिबेंचर्स में करते हैं किसी दूसरे कंपनी के। फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर में पैसा लगाया तो उसको बोलेंगे हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, पार्टनरशिप फर्म्स और अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड नेचर। ठीक है, ये सारा चीज़ आ जाएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट में। अगर 12 महीने के अंदर कोई डिबेंचर रिडीम होने वाला है तो उसको हम लोग करेंट बोलेंगे, और 12 महीने के बाद रिडीम होने वाला है तो उसको नॉन करेंट बोलेंगे। ठीक है। डिबेंचर वो लायबिलिटी होता है, एसेट साइड में कहाँ से आ गया? अरे भैया, डिबेंचर लायबिलिटी होता है, एसेट साइड में कहाँ से आ गया? हमने जब दूसरों का डिबेंचर खरीदा तो हमारे लिए एसेट है वो, समझे, और खुद का डिबेंचर हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमने दूसरों से पैसा लिया, डिबेंचर बेचा, लायबिलिटी। पर अगर हम दूसरों के डिबेंचर में पैसा लगा रहे हैं तो वो एसेट है, और अगर वो एसेट 12 महीने के अंदर वापस आने वाला है उसका पैसा तो करेंट, और 12 महीने के बाद आने वाला है तो नॉन करेंट। ठीक है। फिर आएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ऐसे लोन एंड एडवांस जो 12 महीने के अंदर तो हमको नहीं मिलने वाले। हमने किसी को लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस दिए यानी कि 12 महीने के अंदर हम उसको वापस नहीं ले सकते,
तो वो आएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, जैसे कि कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज, अदर लोन्स एंड एडवांस। फिर नॉन करेंट एसेट के अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल और अदर्स। रिसीवेबल कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रेड रिसीवेबल इफ इट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट गिवन गुड्स एंड सर्विस रेंडर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। रिसीवेबल का मतलब अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई पैसा लेना या देना है तो वो रिसीवेबल में आएगा, अगर लोन के टर्म में है तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में आएगा या तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में आएगा, 12 महीने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। फिर करेंट एसेट, करेंट एसेट यानी कि जो भी एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करेगी उसको हम करेंट एसेट बोलेंगे। वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पैसा मिल गया, करंट लायबिलिटी में था, यहाँ पर भी है, अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पैसा मिल गया तो वेल एंड गुड, करंट एसेट। ट्रेडिंग के लिए है तो करंट एसेट, 12 महीने के अंदर पैसा मिलने वाला है तो करंट एसेट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और बाकी जो भी एसेट है वो नॉन करंट एसेट मान ली जाएगी। ऑपरेटिंग साइकिल जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था वही है सेम, 12 मंथ्स वाला। फिर आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट पीरियड के लिए है, यानी कि 12 महीने से कम के इन्वेस्टमेंट, उसको बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप, अदर्स। सेम है, देखो ये देखो सेम है, यहाँ पर भी वही लिखा था, कहाँ गया, ये देखो ये भी वही है और ये भी वही है। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क है कि वो 12 महीने से ज़्यादा का था, ये 12 महीने से कम का है। ठीक है। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स, लूज टेकल्स, अदर्स। ठीक है। फिर आएगा ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर। डेटर क्या होता है? करंट एसेट होता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पैसा दे देता है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा बैंक, चेक, ड्राफ्ट्स इन हैंड, कैश इन हैंड और अदर्स। यह आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। हम कैश फ्लो में पढ़ेंगे, कैश फ्लो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर और कौन सी चीज़ें आती हैं। फिर आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, जो शॉर्ट टर्म का होगा, और जो भी डाउटफुल डेब्ट और एडवांस रहेंगे वो इस हेड के अंदर दिखेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर आएगा अदर करंट एसेट, जो भी दूसरे एसेट बच गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अदर करंट एसेट के अंदर। रिवीजन के लिए कुछ चीज़ें दी हुई है, आप देख सकते हो उसकी मेन हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है। ठीक है। अब बैलेंस शीट ऐसे बनता है, देखो पर्टिकुलर सबसे पहले, फिर पहला हेडिंग होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आएगा ABC, पहला शेयर कैपिटल, B रिजर्व एंड सरप्लस, C मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकेंड पॉइंट आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड पॉइंट आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। फोर्थ आएगा करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। मैंने ये इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि इसको लिखना कैसे है। एसेट के अंदर देखो, नॉन करेंट के अंदर फिक्स के अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल, कैपिटल WIP, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। बी में आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सी में आएगा डिफर्ड टैक्स एसेट, डी में आएगा लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, ई में आएगा अदर नॉन करेंट एसेट। करंट एसेट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस एंड अदर करंट एसेट। ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर। तो आपकी बैलेंस शीट कुल मिला के ऐसी दिखने वाली है। ठीक है, आपकी बैलेंस शीट कुल मिला के ऐसे दिखने वाली है। एक बार ध्यान दीजिएगा, इस बैलेंस शीट में 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं। 2 कॉलम क्यों होते हैं सर? 2 कॉलम क्यों होते हैं? एक करंट पीरियड के लिए होता है और एक प्रीवियस पीरियड के लिए होता है। यानी कि जब भी हम कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट में 2 साल का ट्रांजैक्शन का डेटा रिकॉर्ड होता है, पिछले साल का भी और इस साल का भी। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट खत्म। अब हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, जो बिजनेस ऑपरेशन में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये बता सके। अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से बनाते हैं, इसको भी अप्रैल टू मार्च। ये दिया हुआ है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी 2013। ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी हेडिंग है। पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो भी हमने ऑपरेशन से कमाया वो, रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, ये दोनों चीज़ें आएगी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, रेंटल इनकम, जो भी इनकम है वो सारी आ जाएगी अदर इनकम में। जो भी ऑपरेशन की इनकम है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, जो भी अदर इनकम है वो अदर इनकम में आएगी।
एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैड डेट रिकवर, एक्सेस प्रोविजन, रिटर्न आएगा, सारी चीज़ें अदर इनकम के अंदर आएगी। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसमें करना है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो ऐसे निकालना है आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ WIP फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के लिए वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो भी परचेज किए वो आ जाएगा। चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो भी एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं, वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड अदर, जो भी एम्प्लॉय के लिए पे कर रहे हैं वो आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। जो भी लोन लिए उसका इंटरेस्ट है वो आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, डिवेंचर इशूड, लोन टेकन, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आएगा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। डेप्रिसिएशन लगाए या फिर किसी इंटेंजिबल एसेट को एमोटाइज किए तो वो दोनों आ जाएगा डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन के अंदर। अदर एक्सपेंसेस जो कहीं ऊपर हेडिंग में नहीं है वो इसके अंदर आएंगे, जैसे कि कैरिएज, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेस, बैंक चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपेयर्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस। मेन जो प्रोफार्मा है ये देखो, ये आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। मेन प्रोफार्मा ये है, चालू होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। पहला लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लिखेंगे अदर इनकम, फिर इसका टोटल आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, तो आ जाएगा मेरा टोटल एक्सपेंस। फिर इसको और इसको माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर एक्सेप्शनल आइटम लिखूंगा, फिर एक्सेप्शनल आइटम को माइनस करूंगा तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस करूंगा, टैक्स माइनस करूंगा तो आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को ऐड करूंगा तो ये सब आते जाएगा। देखो, आपको इतनी बड़ी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ तक याद करने की ज़रूरत है मेन। अगर आपने यहाँ तक याद कर लिया तो भी आपके लिए बहुत है। तो ये होता है दोस्तों पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का, और इस चैप्टर में खाली आपको इसको याद करना है और सारी इन्फॉर्मेशन को सही जगह रखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस मिल सके। और अगर कोई डाउट हो आपका तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और डाउट को डिटेल में लिखिएगा ताकि मैं आपके डाउट को समझ पाऊँ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।